इकोनॉमिक्स की हमारी सेकंड क्लास होने वाली है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे दिया सर पूंजी बाजार दूरसंचार नियामक। नियामक का मतलब होता है सर अथॉरिटी, इन सब को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी क्या क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। पूंजी बाजार मतलब होता है कैपिटल मार्केट, वो सुनिए होगा ना बेटा शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट में शेयर होता है सर, जैसे हमारे पास निफ्टी होता है कि नहीं, सुने हो BSE निफ्टी के शेयर होते हैं। उसमें दो शब्द यूज होते हैं, बुल और बियर। बुल जो होता है वो सिंग से कहां फेंकता है, ऊपर, तो अगर मार्केट चढ़ रहा है तो बुल है, और बियर क्या करता है, पंजा पकड़ के क्या करता है, नीचे ढकेल देता है, तो क्या बोलते हैं उसको, बियर। अगर शेयर मार्केट गिर रहा है सर तो बियर चल रहा है, और अगर शेयर मार्केट चढ़ रहा है तो क्या है, बुल चल रहा है। बात समझ में आ रही है, बुल और बियर संबंधित है। तो ये बेटा हमारे पास जो शेयर मार्केट होती है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, सॉरी इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, सेबी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, इसका फुल फॉर्म है। इसने अपना जो कार्य शुरू कब से किया था, 12 अप्रैल 1992। ये डेट याद रखिएगा सर कि सेबी की स्थापना तो 1988 में हो गई थी, पर ये रेगुलेटरी अथॉरिटी कब बनी, तो 12 अप्रैल 1992 में बनी। इसका मुख्यालय पूछेगा तो क्या बताओगे, मुंबई में इसका मुख्यालय है। और सर ये हमारे पास सेबी था। ये सेबी है क्या, तो ध्यान से सुनना। कोई भी कंपनी अपना शेयर बेचना चाहती है तो वो कहां पर बेचती है बेटा, अपने आप को रजिस्टर्ड कराती है क्या, कहां पर, पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। कहां कराती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। इसी को बोलते हैं बेटा BSE। बात समझ में आ रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। शेयर बेचना खरीदना यहाँ कितने लोग को पता है, शेयर बेचना खरीदना दो लोग को पता है। शेयर आपको पता है शेयर बेचना खरीदना क्या होता है। जैसे सर मान लो कि मेरे पास 1 लाख करोड़ का क्या है, एक कंपनी है, 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। मेरे को क्या लेना है सर, तो मेरे को एक कंपनी और खोलनी है जिसके लिए मुझे 50,000 करोड़ का क्या चाहिए, तो पैसा चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं। दो तरीके से पैसे आ सकते हैं, या तो मैं क्या ले लूं, बैंकों से लोन ले लूं। बैंकों से लोन लूंगा भाई तो भारी ब्याज चुकाना ही पड़ेगा। जब मेरी फैक्ट्री बन रही होगी तो मैं फैक्ट्री पैसा देगा ही नहीं। फैक्ट्री बनने में क्या होगा, तो 10 साल लगेगा, तब तक मेरा लोन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कमाया धमाया कुछ नहीं, लोन डबल हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनीज क्या करती है, अपना शेयर बेच देती है। कि मतलब मैं अपनी कंपनी में 1 लाख करोड़ की कंपनी है और 50,000 करोड़ को कुछ करोड़ शेयर में डिवाइड कर दिया मैं, कि एक शेयर कितने का पड़ेगा, 10,000 20,000 रुपए का पड़ेगा। अब कोई भी आदमी क्या करेगा, तो उस कंपनी के शेयर को खरीदेगा और उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएगा। आगे चलकर वो कंपनी, आपके पास शेयर मिल गए, कंपनी बिकी नहीं और बिना ब्याज के क्या हुआ, उसके पास पैसे भी आ गए। वो पैसा लगाकर क्या करेगा, या तो कंपनी के काम को बढ़ाएगा या एक नई कंपनी खोल देगा। अब कंपनी क्योंकि ग्रोथ कर रही है तो जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके शेयर की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसे करके क्या होता है, तो शेयर आता है। और शेयर अगर कंपनी डूब गई, आपके शेयर भी क्या हो गए, डूब गए, सब चौपट हो गए। तो 1988 से पहले हमारे पास बेटा भारत में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ। उसका नाम 1992 से पहले हर्षद मेहता स्कैम कहते थे उसको, नाम सुने होंगे उसके बारे में। कहानी ये थी कि उस समय क्या होता था, अभी जो है ना कोई भी कंपनी अगर अपने आप को रजिस्टर्ड करने जाती है, कहां पर, सेबी में, तो सेबी संस्था क्या करती है, उस कंपनी की पूरी जांच करती है, कंपनी का बेस कितना है। अब मान लो सर क्या किया, मैं तो अपने क्या किया, गुपचुप का ठेला खोल लिया। मेरे गुपचुप के ठेले की जो टोटल वैल्यू कितनी है, तो मान लो 1 लाख रुपए है। अब मैं क्या किया, फर्जी कागजात बनाकर सेबी में जमा कर दिया और बता दिया कि मेरा जो गुपचुप का ठेला है ना, उसका नाम दे दिया, इंग्लिश नाम दे दिया वाटर बॉल्स। क्या नाम दिया, वाटर बॉल्स। अब सब सोच रहे हैं नई कंपनी आई है करके वाटर बॉल, और कंपनी का शेयर लिस्ट करा दिया, कितना, कंपनी 100 करोड़ की, 50 करोड़ का शेयर मार्केट में बेच भी दिया। बात समझ में आई। अब सर कंपनी 1 रुपए की नहीं है, 1 लाख की कंपनी है, रजिस्टर्ड करा दिया मैंने कि कितनी कंपनी है वो, 100 करोड़ की कंपनी है, और 50% में शेयर बेचना चाहता हूं। लोग क्या किए, शेयर खरीद लिए, और लास्ट में जब 50 करोड़ का शेयर बिक गया, पैसे मेरे पास आए, मैं कंपनी को दिवालिया घोषित करके क्या किया, फरार हो गया, विदेश सऊदी अरेबिया भाग गया। जितने मेरे शेयर होल्डर सब कहां पहुंच गए, कंपनी पहुंच गए। कि चलो कंपनी क्या करेंगे, अब घेरेंगे और उसको अपना क्या करेंगे, वहां से पैसा वापस निकालेंगे। जब वहां पहुंचे देख रहे गुपचुप का ठेला खड़ा है, वाटर बॉल्स। अरे तो पानी के बॉल्स गुपचुप के अंदर होता है क्या, पानी तो होता है। ऐसे करे क्या होगा, तो पहले फ्रॉड होते थे। बात समझ में आ रही है। तो उन सब से बचने के लिए जरूरी थी कि भारत में शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी चाहिए। तो क्या बनाया गया बेटा, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर के खरीदने बेचने कई प्रकार के नियम होते हैं, मैं वहां जाना नहीं चाहता, उसको क्या करेगी, ध्यान में रखेगी। ये हुआ हमारा। उसकी स्थापना, देखो सर स्थापना तुम्हारे 1988 में हो चुका था। उसके पास अथॉरिटी कब आई, तो 12 अप्रैल 1992, याद रहेगा। मुख्यालय कहां पर है सर, मुंबई में, ताकि ऐसे फ्रॉड ना हो भारत में।
फिर दूरसंचार, जो भारत में हमारे पास जितना टेलीकॉम सेक्टर है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया बेटा, इसके लिए बनाया गया ट्राई। क्या बनाया गया, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कि सर भारत में देख रहे हो जियो वगैरह क्या कर रहे हैं, अचानक से रेट बढ़ाते जा रहे हैं। फिर क्या करते हैं सर, तो अगर आपको डाटा वाला फोन है भी नहीं है तो भी रिचार्ज कौन सा कराओ, डाटा ही वाला कराओ। 30 दिन की जगह 22 दिन 28 दिन का क्या हो रहा है जी, रिचार्ज हो रहा है। और जो इन्फ्लेशन का रेट है 6% 7% से ज्यादा क्या हो रहा है, तो मोबाइल के रिचार्ज का रेट बढ़ते जा रहा है। अचानक से 350 अगले महीना कराया था, इस महीने कितना हो गया 400। 5G का वादा करते ऊपर के, जरूरी क्या, जो 5 डंडी दिखा रहा तो 5G आ रहा है, स्पीड नहीं मिल रही है आपको। वादा कर रहे हैं 4GB 5GB का दे रहा है, 200 MB 300 MB का। कॉल ड्रॉप्स हो जाते हैं, आप लगा रहे नानी घर लग जाता है हरियाणा में, क्या बोल रहा है तू, बात समझ में आ रही है, सारी चीजें हो रही है। तो बेटा यही जो मेरे पास जो हमारी शिकायतें होती है, अरे कोई तो संस्था हो जिसके पास हम शिकायत कर पाएंगे, तो जहां पर हम जो टेलीकॉम्स के रेट को, उनके प्लान्स को हर तरीके से उनकी मनमानी को जो कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, वो भारत की एक संस्था है। अब वो चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी कंपनी, नाम क्या है उसका, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई सर, 1997 में। इससे पहले क्यों नहीं बनाए भाई, इससे पहले पूरे मोहल्ले में एक फोन हुआ करता था, बात समझ में आ रही है। तो इतने बड़े रेगुलेटरी की कोई आवश्यकता समझ में नहीं आती थी। 1994-95 के बाद जब फोन इंट्रोड्यूस हुआ, सारे मामले सामने आए, तब जाकर क्या हुआ, ऐसी अथॉरिटी की स्थापना कर दी गई। तो 20 फरवरी 1997 को। मुख्यालय कहाँ है बेटा, नई दिल्ली। याद रखना, कंट्रोल करने वाले जितने संस्थान होंगे दिल्ली में होंगे, पैसा देखने वाले जितने संस्थान सब कहां पर होंगे। शेयर मार्केट क्या देखता है, पैसा देखता है गुरु, तो संस्थान कहां पर है, मुंबई में। टेलीकॉम क्या देखता है, पैसा से कोई मतलब नहीं, रेगुलेट करता है, जो रेगुलेट करे कहां पर होगा, दिल्ली में होगा। क्लियर है ये। चलिए आगे आते हैं सर हम लोग बीमा नियामक इंश्योरेंस सेक्टर में आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो सर आपका बीमा हो रखा है, कई प्रकार के होते हैं, कोई पैसा जमा करने वाला, कोई एक्सीडेंटल पॉलिसी, कोई मेडिकल क्लेम हो गया। अब अगर सर मान लो कि मैं क्लेम करने गया और पैसा नहीं दिया, तो फिर मैं किसके पास जाऊंगा, क्या कर लूंगा, और बीमा वाले एजेंट को दूंगा, उससे पैसे मिल जाएंगे मेरे, नहीं। तो कहां से ले भाई, उसके लिए सर बनाया गया है IRDA। क्या बनाया गया है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं बीमा कंपनियों की शिकायत कहां पे कर सकता हूं, तो IRDA में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। बात समझ में आ रही है। कि अगर बीमा कंपनियां मनमानी कर दे तो हम कहां पे करेंगे बेटा, IRDA में करते हैं। कार्य स्थापना कब हुआ सर, इसका वर्ष था 1999। इससे पहले कोई बीमा पर ध्यान नहीं देता था। इस समय ही LIC इंट्रोड्यूस हुआ, लाइफ इंश्योरेंस। बात समझ में आ रही है। उसके बाद से उसकी अथॉरिटी क्या हो गई, चालू हो गई। मुख्यालय कहां पर है इसका, हैदराबाद, याद रखिएगा। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास IRDA था, जो इंश्योरेंस नियामक बोर्ड है, जो जितनी इंश्योरेंस कंपनियां जो हमारा क्लेम वगैरह रिजेक्ट करे, क्या करती है, उसको कंट्रोल करती। मान लो कि भगवान ना करे घर में कोई आदमी क्या किया कि 20 साल का इंश्योरेंस कराया, 50 लाख का इंश्योरेंस था, 5 साल तक पूरा प्रीमियम भरा वो, और उसके बाद डेथ हो गई। रूल रेगुलेशन में ये होता है कि भाई डेथ हो गई तो कोई प्रीमियम नहीं भरा जाएगा, और पूरे 50 लाख रुपए क्या होंगे, दिए जाएंगे। कोई प्रीमियम नहीं भरा जाएगा, और बीमा की पूरी नकद रकम जो है मृत्यु होने के बाद उसके नॉमिनी को क्या किया जाएगा, पास आउट किया जाएगा। बीमा कंपनी की जान सूख जाती है, यार पटाया तो ये 5-6 लाख रुपया है, और मर भी गया, देना कितना है इसको, 50 लाख रुपया, तो क्लेम रिजेक्ट कर देती है अलग अलग बहाने लगाकर। जब क्लेम रिजेक्ट करी तो मैं जाऊं कहां, जाए तो जाए कहां, तो फिर क्या बनाया गया, IRDA। ऐसे तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, और कोर्ट किसको चमकाएगा, IRDA को। IRDA किसी गर्दन पकड़ेगी, बीमा कंपनी की, बेटा पैसा वापस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, ये परिस्थितियां होती है। तो उसके लिए क्या बनाया गया है, IRDA, याद रहेगा। ट्राई के लिए, ट्राई किस लिए बनाया गया है, टेलीकॉम रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये हमारे पास IRDA किसके लिए बताइए, ये हमारे पास इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रहेगा। चलिए अब इसके बाद ये हमारे पास संस्थाएं थी। अब हम लोग पढ़ेंगे किसको, LPG को। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है जी, अरे वाह, पढ़ के बता दिए क्या, है ना। कौन कौन बोलेगा सर कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हो सकता है, लेकिन वो साइंस के केस में। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस योजना के बारे में बताने से पहले क्या करता हूं, मैं इस योजना का पास्ट बता देता हूं। पास्ट क्या था भारत में बेटा, 1980 से 1985 और 1985 से लेकर 1990, ये 2 दशक, इनमें 2 5 ईयर प्लान चलाए गए, ठीक है। 5 ईयर प्लान जो चलाया था, उस योजना का नाम था DR गाडगिल। क्या योजना था, DR गाडगिल योजना था। ये हमारे पास 6ठी पंचवर्षीय योजना थी, और ये क्या थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। इस 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, भारत में डिसाइड हुआ कि यार हम लोग ना एक्सपोर्ट कम करते हैं,
और इंपोर्ट क्या करते हैं, ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि भाई बैलेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर चाहिए। तो उस आदमी ने देखा कि भारत क्या करता है कि 4 लाख करोड़ रुपए क्या करता है, इंपोर्ट कर लेता सामान अपने यहाँ, और मात्र 1 लाख करोड़ रुपए का हम लोग एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो हर साल जो है हमारे देश में 3 लाख करोड़ रुपए क्या आता है, डेफिसिट में आ जाता है। व्यापार घाटा बोलते हैं। 1 लाख का माल बेचा और 4 लाख का खरीद लिया, तो 3 लाख के किसमें हो, घाटे में होना भाई। इसको बोलते हैं सर फेशियल डिफिसिट बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्यापार घाटा। तो उस समय के जो भारत के इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम था DR गाडगिल। वो बोला एक काम करते हैं कि सर हमारी इकोनॉमी क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्लोज मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद, ना तो भारत से कुछ बाहर जाएगा और ना तो भारत से कुछ अंदर आएगा, ना तो 1 लाख का बेचेंगे ना तो 4 लाख का खरीदेंगे। उससे क्या होगा सर, हर साल जो फिशियल डिफिसिट हमारे पास है, व्यापार घाटा है, वो 3 लाख करोड़ क्या होगी, बचत होगी। तो ऐसे करके 5 साल में कितना बचा लेंगे हम लोग, 15 लाख करोड़ बचाएंगे, और 10 साल में कितना बचेगा, तो 30 लाख करोड़। चारों तरफ पैसे ही पैसे होंगे, घर में ही नाचेंगे, घर में ही खाएंगे, घर में ही पैसे उड़ाएंगे, सवेरे बिटोर लेंगे, सब कुछ हमारे पास ही रहेगा। लेकिन उनका थोड़ा प्रेडिक्शन गलत हो गया। गलत ये हुआ कि भारत जो है बहुत सारी चीजों पर दूसरे पर निर्भर था। जैसे सबसे बड़ा था बेटा हमारे पास कि डिफेंस मैकेनिज्म। आज भारत आत्मनिर्भर हो गया, उस समय पूरी तरीके से विदेशों पर निर्भर था। तो भाई हथियार तो हमको खरीदने थे, तो वहां वो खरीदी किससे हुई, डॉलर से हुई, विदेशी मुद्रा से। वो नहीं रुका। पेट्रोल हम अपने यहाँ उगा नहीं सकते, अपने यूज का 15 से 17% ही पेट्रोलियम भारत प्रोड्यूस करता है, बाकी 83 से 85% पेट्रोलियम कहां से लाता है, बाहर से। तो पेट्रोलियम तो खरीदना ही खरीदना था। और ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो एकदम नेसेसरी थी, दवाइयां हो सकती थी, वो सब कहां से आता था, बाहर से। तो इन 10 सालों में क्या हुआ, हम लोगों ने भारत के एक्सपोर्ट को तो कम किया, लेकिन जरूरी चीजें खरीदने के कारण हम लोगों ने अपना रिजर्व जो कि फॉरेन करेंसी का था, डॉलर, वो पूरे तरीके से सुखा दिया। अब हमारे पास हमारे पैसे तो थे, लेकिन भाई फॉरेन करेंसी नहीं थी। अब फॉरेन करेंसी नहीं सर, तो समस्या क्या है, दुनिया से व्यापार बंद करके दुकान में बहुत माल ले रहे, घरीच में खाओ करके, किसी को बेचना भी नहीं है और किसी से लेना भी नहीं है, घरीच में खा रहे हैं। बोलते ना बैठे बैठे आदमी सोने की दीवार भी खा जाता है, हमारे साथ भी वही हुआ। हम लोग पूरी फॉरेन करेंसी को खा गए। अब भारत के पास सिर्फ 1 महीने से 15 दिन का ही रिजर्व था कि हम लोग 15 दिन तक और क्या कर सकते हैं, पेट्रोल खरीद सकते हैं। 15 दिन तक अगर व्यवस्था नहीं हुआ डॉलर का, तो पेट्रोल खरीदने का पैसा नहीं होगा। उससे क्या दिक्कत होगा सर, देश लॉकडाउन लग जाएगा, पेट्रोल नहीं होगा, गाड़ी नहीं होंगे, ट्रकें नहीं चलेंगी, गाड़ियां नहीं चलेंगी, सब कुछ क्या लग गया, लॉकडाउन। तो किसानों का अनाज किसानों के पास ही पड़ा रह जाएगा, पब्लिक के पास नहीं पहुंचेगा। अब अनाज को करेगा किसान, दिन भर खाएगा, शहर का आदमी क्या करेगा, ये समस्या में फंस गया। तो उस समय क्या हुआ, 1990 के समय हमारे पास भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था PV नरसिम्हा राव। क्या नाम था, PV नरसिम्हा राव। वो किसके पास गए, वो गए मनमोहन सिंह के पास। मनमोहन सिंह उस समय RBI के गवर्नर पद से रिटायर हुए थे। तो उनको बोला गया, देखो भैया देश ऐसा है कि अब आप ही बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो, आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बनाता हूं फाइनेंस मिनिस्टर। अगर देश बच गया तो नाम मेरा होगा, PV नरसिम्हा राव का, और अगर देश डूब गया गाली आप खाओगे, फाइनेंस मिनिस्टर आप। तो बोले क्या कर सकते हो, तो भाई मनमोहन सिंह बोले कि ठीक है भाई, इतना ज्ञान है मेरे पास, वर्ल्ड क्लास के इकोनॉमिस्ट थे बेटा, ये इनकी नाम की लिखी हुई किताबें ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती है। भारत में भले हम लोग कुछ ही बोल देते हैं, मोहन मोहन, ये मोहन, जिसकी औकात नहीं है मनमोहन सिंह के जूते के बराबर, वो मनमोहन सिंह को बातें कहा जाता है, वो बात और है। तो ये आदमी कहां गया, किसके पास गया, तो IMF के पास। IMF क्या सर, एक संस्था है। IMF एक संस्था है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस संस्था क्या करती है, डूबते हुए देशों को कर्जा देती है ताकि उनकी इकोनॉमी क्या हो जाए, सुधर जाए। थोड़ा काम धंधा करो और पैसे क्या करना, फ्यूचर में चुका देना, क्योंकि एक देश डूबना अच्छी बात नहीं होती है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे कई प्रकार की संस्थाएं हैं। ये कहां गए, IMF। यहां पर इनको एक और इकोनॉमिस्ट मिले, अर्थशास्त्री मिले, उनका नाम था मिलर। क्या नाम था, W मिलर। क्या नाम था बेटा, मिलर, W मिलर नाम था, IMF। तो वो मनमोहन सिंह को समझाया कि देखो यार